श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी। प्रणाम देवरिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आज इस सदन में आदरणीय निर्मला जी द्वारा कल प्रस्तुत किए गए 2024-25 के दूसरे अतिरिक्त अनुदान की मांग पर समर्थन के लिए खड़ा हूं। इसमें 6,80,00,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जो 52 अनुदान और 3 आवंटन में विभाजित हैं। इसमें से शुद्ध नकद बहिर्वाह 51,000 करोड़ का ही है, जबकि बाकी की पूर्ति मंत्रालय ज्वाला बचत या वृद्धि प्राप्त से के माध्यम से होगी। यह कुल केंद्रीय बजट का 1.2% है। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के बजट में हमारा राजकोषीय घाटा भी 2.48% तक सीमित रहेगा और आने वाले समय में भी 4.4% सीमित रहेगा। इसके लिए मैं वित्त मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। इस समय हम प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर के माध्यम से, सबके प्रयास के माध्यम से एक अनोखे रास्ते पे चल रहे हैं। भारत एक ऐसे विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो पूरे विश्व के लिए स्मरणीय है। आज की तारीख में विश्व की वैश्विक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। आज टैरिफ वॉर चल रही है, आज पर्यावरण बहुत गहन चिंता हो रही है, आज युद्ध भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में हमारे देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज की तारीख जब विश्व की औसतन जीडीपी की बढ़त 3.2% है, हम लोग 6.5% तक बढ़ रहे हैं। चीन भी करीब 4.5% सीमित हो गया है और इसमें भी मैं समझता हूं कृत्रिम स्टिमुलेशन की एक आभा लग रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस तेज विकास के लिए मैं आर्थिक चैंपियन ट्रॉफी की मुझे याद आती है, जिसमें हम लोग बल्लेबाजी भी इच्छा कर रहे हैं 6.5% से, और गेंदबाजी भी इच्छा कर रहे हैं कि हमारी जो डिफिसिट है उसको हम कंट्रोल में रखें। इस बहुत शानदार प्रदर्शन के लिए मैं अपने मुखिया, अपने कप्तान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं। यह तभी संभव हुआ है अध्यक्ष महोदय, जब 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। भारत में आने वाले 23 वर्षों में 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम लोग आगे लाभ लेंगे। अगले 23 वर्ष जो हमारे लिए विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसमें हमारी जीडीपी 10% हो जाएगी विश्व की जीडीपी की, तो बहुत अनोखा उदाहरण है। और ये तभी संभव है जब पूरा देश साथ उठा है। ये तभी संभव है जब हम लोग सरकार के साथ, समाज, प्राइवेट सेक्टर, सब लोग साथ आगे बढ़े हैं, ताकि हम लोग अपने सरकार पे जो बोझ है उसको कम करें। और इस व्यवस्था के होते होते यह सदन वह दिन देखेगा जब हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और दिल्ली के परिणाम इसी का परिणाम है कि हम लोग सुचारू रूप से अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने एक विचार प्रकट किया। उन्होंने बजट की बहस के दौरान बोला कि सरकार को एक परिवर्तनकारी आर्थिक नैरेटिव की मांग होनी चाहिए। मैं उनको और कांग्रेस के अन्य नेताओं को बताना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक चश्मे हटाएं। आज की तारीख में विकसित भारत का संकल्प पूरे भारत में जो चल रहा है, वो देश ही नहीं विदेश, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा नैरेटिव है, आर्थिक नैरेटिव। अगले 23 साल में अगर $18 ट्रिलियन हम लोग इकोनॉमी और बढ़ाएंगे, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव किसी ने रखा ही नहीं है। और मैं इनकी चश्मे को समझता हूं, क्योंकि इन्होंने हर समय देश को एक ऐसे तरीके से देखा है कि वहां पर देश की जनसंख्या के इन्होंने दीनहीन समझा है। पहले से ही कांग्रेस की उत्पत्ति हुई औपनिवेशिक प्रजा में, इन्होंने समाजवाद से करते करते हर एक व्यक्ति को दीनहीन समझा है। अध्यक्ष महोदय, एक अंग्रेजी का एक व्याख्यांश है, उसको मैं बताता हूं। सॉफ्ट बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशन, इसका अर्थ होता है कि कम आकांक्षाओं से ही असहजता का प्रयास। यही कांग्रेस की नीति रही है और इसी के कारण नेहरू गांधी परिवार ने संभ्रांतवाद की सोच करके कभी भी अपने हाथ को करुणा का चिन्ह नहीं माना है, अपने हाथ से छीना झपटी की है।
और मेरे ही प्रदेश में सपा की सरकार ने साइकिल का चिन्ह लिया है और साइकिल से संपदा लेके भागते रहते हैं। इन दोनों पार्टियों ने आर्थिक रूप से देश का शोषण किया है। इसके विपरीत भाजपा की सरकार, जिसकी नेतृत्व आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम किया है, आम आदमी में विश्वास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने सबके प्रयास से ही, सबकी भागीदारी से ही, सांस्कृतिक पहचान से स्वच्छ भारत का निर्माण किया, जल जीवन मिशन लाए, मंगलायन पे हम लोग ने लैंडिंग करवाई, राम मंदिर का निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता के माध्यम से कहा है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। आज महिला अधिनियम के माध्यम से राखी की शपथ भी पूरी हो रही है और उसी से प्रेरित होकर मैंने भी अपने क्षेत्र में एक अमृत प्रयास का नारा दिया है। क्या आने वाले 10 साल के लिए मैंने रणनीति निकाली है, जिसको मैं गांव ले जा रहा हूं, हमारे विधायकों के साथ, हमारे किसानों के साथ, हर व्यक्ति के साथ मिलकर यह रणनीति हमने अपनी गिलहरी के जैसे प्रयास के माध्यम से करी है। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 प्रमुख अनुदानों की मांगों पे अपने वाक्य रखना चाहता हूं और इसमें भी सबके प्रयास की भावना सरकार की जो है वो प्रस्तावित होती है और उसी के साथ साथ मैं देवरिया क्षेत्र जैसे ऐसे इलाके जो छोटे शहर गांव हैं, उसमें भी कैसे ये अनुदान प्रभावशील रहेंगे, इसके बारे में वृत्तांत देना चाहता हूं। कृषि किसान कल्याण के लिए 2200 करोड़ के रुपए का अनुदान मांगा गया है। इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 600 करोड़ का और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 570 करोड़ का है। यह दिखाता है कि हमारी सरकार पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए बराबर खड़ी रही है। 2024 के चुनाव में जो इंडी गठबंधन ने झूठ फैलाया था, उसके मुंह पे यह प्रखर तमाचा है। संविधान के 75 वर्षगांठ में अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सबके प्रयास से संविधान यात्रा अपने क्षेत्र में कर रहा हूं, ताकि बस्ती बस्ती हम लोग जा रहे हैं, इस बात का खंडन कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरा, संचार मंत्रालय से 11,540 करोड़ का अनुदान, इसमें छोटे और पिछड़े जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुदान में 7,000 करोड़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए है, जो अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल को ले जाएगा, डिजिटल के कनेक्शन को ले जाएगा। यह प्रयास छोटे जिलों में नागरिकों को बाजार से और धन से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयोग है और अमृत प्रयास में मैं भी इसका प्रयोग कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में 1400 महिलाओं को हमने डिजिटल के माध्यम से व्यापार में सम्मिलित किया है। कुछ AI के माध्यम से डेटा एनोटेशन भी कर रही हैं और कुछ VR कंपनी भी शुरू कर दी। इस अनुदान में मेरे क्षेत्र में डिजिटल उद्यमी अंजलि निषाद, पूर्वाधार त्रिपाठी, ममता कुशवाहा को शक्ति मिलेगी। तीसरा, रक्षा मंत्रालय के 16,700 करोड़ का अनुदान, इस क्षेत्र में मेरी ज्यादा रुचि है और मुझे बहुत खुशी है कि पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए इसमें काफी अनुदान दिया गया है। ECSH में 960 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे हमारे सैनिकों का गर्व उत्थान होगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी, अध्यक्ष महोदय, इससे हो रही कि युद्ध कर्म में कंप्यूटर उपकरण की खरीदी के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है। आप जानते हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर से आज की तारीख में पूरे वॉरफेयर का परिचित्र बदल गया है। इसमें मैं समझता हूं और अनुदान की आवश्यकता है। मुझे बताते हुए ऊर्जा मिल रही है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में हम एक ड्रोन का क्लस्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय से हम लोग अनुदान लेंगे। और इसी संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को और आपके माध्यम से पूरे देश को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि यदि आने वाले समय में ड्रोन में यदि कोई बटालियन बने तो उसका नाम मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई के नाम से करा जाए, क्योंकि पूर्वांचल के ये योद्धा वो आज की तारीख में आधुनिक युद्ध से जोड़ा जाएगा तो पूरे देश का सम्मान होगा, पूर्वांचल का सम्मान होगा। चौथा, शहरी विकास और आवास मंत्रालय के लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि 590 करोड़ मेट्रो, छोटे शहरों के मेट्रो स्टेशन के लिए है। और इसमें मैं समझता हूं कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में भी हम लोग देवारण के माध्यम से एक नए शहरीकरण का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसानों की मदद ली जा रही है, स्थानीय सरकार की, निजी उद्योग की मदद ली जा रही है। इसके लिए मैं भी चाहता हूं कि मंत्रालय हमारी सहायता करे। और अंत में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि डेट रिटायरमेंट का बहुत अनोखा इस बार सकारात्मक संदेश है, क्योंकि इसमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अनुदान की मांग सरकार ने की है। इस मामले में सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का बाईबैक करा है। इसमें मुख्यतः मार्केट सिक्योरिटीज और टी बिलों को खरीदा किया गया है। इससे न केवल सरकार पर ब्याज का बोझ कम होगा अध्यक्ष महोदय, बल्कि इससे बाजार में आर्थिक तरलता भी बढ़ेगी। बिलों और बॉन्ड से रिस्क प्रीमियम कम होगा। इस प्रीमियम को कम करने से
पूरी अर्थव्यवस्था में कम ब्याज लागत का लाभ मिलेगा। ये दोनों ही कदम अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बहुत शानदार कदम है। यह सरकार आज ही नहीं, दूर की भी बात सोचती है, इसीलिए इसने सुनिश्चित किया है कि जैसे जैसे हम बढ़े, राजा जी, हम आगामी वित्तीय चक्रों में भी अगले वाली पीढ़ियों को अतिरिक्त बोझ न डालें। अध्यक्ष महोदय, मैं सराहना करना चाहता हूं कि सबके प्रयास के संदर्भ में गरीबों के लिए, विशेषकर दलित और पिछड़ों के लिए कि सुरक्षा की जाल की आवश्यकता है, जो इस अनुदान में परिलक्षित है। लेकिन अमृत काल में उभरते हुए मध्य वर्ग को सक्षम करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए भी इस अनुदान में धन की मांग की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने स्वतंत्रता के 55 साल तक मानसिकता की एक ऐसी मानसिकता प्रदर्शन किया जिसमें निर्भरता झलकती थी। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत का एक विशाल सामूहिक प्रयास आज चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1857 में पूर्वांचल से उठे हुए पहली स्वतंत्रता संग्राम की एक आगाज हुआ था, जिसमें सांस्कृतिक संस्था मिली। हमारे पूर्वांचल के मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, झारखंड के बिरसा मुंडा, तमिलनाडु के वीरप्पन कट्टाबोमन, कर्नाटक की रानी किट्टूर जैसे महानुभाव ने इसमें हिस्सा लिया था। 90 साल बाद 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, तब महाराष्ट्र के तिलक, तमिलनाडु के चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब के लाला लाजपत राय, गुजरात के गांधी, बंगाल के सुभाष, यूपी के चंद्रशेखर, पंजाब के भगत सिंह ने इस राजनीतिक क्रांति को हिस्सा लिया। आज की तारीख में हम लोग को भी इस प्रकार की क्रांति का हिस्सा लेना पड़ेगा। हर वर्ग को, हर प्रांत को विकसित भारत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकात्म मानववाद के दर्शन के माध्यम से हमने इस ऊर्जा को आगे तेजी देनी पड़ेगी, जो छोटे शहरों जिलों में उभरता हुआ मध्यवर्गीय भी लगता है। इसके लिए अमृत प्रयास का मेरा भी छोटा सा गिलहरी जैसा प्रयास है, और शायद इसी को हर दिन मैं जब उठता हूं तो मेरी पीली पोशाक इसको चिन्ह करती है कि अगले 23 साल को हम लोग इस संग्राम में उसी तरह भागीदार हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने लिया था। अध्यक्ष महोदय, जयशंकर प्रसाद की कविता से अपनी वाणी को विराम देता हूं। कर्मयज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, कर्मयज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, पूरा समाज इस कर्मयज्ञ में पुरोहित बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अनुदान के लिए, इस अनुदान से उस कर्मयज्ञ की भाषा को हम लोग वेग देंगे। इसके लिए मैं पुनः वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रणाम, जय हिंद।